गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो ही गई, क्लास 9th की। काफी बच्चों ने मैसेज किया था और कॉल किया था कि सर 9th की क्लास स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग 9th की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैथ्स से स्टार्ट करते हैं और मैथ्स की ज्यादा डिमांड थी तो बच्चों में, तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट की जा रही है। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको कि समझ लीजिए कैसे हमको क्या पढ़ना है, किस क्राइटेरिया में पढ़ना है। अगर आपको क्राइटेरिया नहीं मालूम होगा, वैसे भी 9th के बच्चे थोड़ा सा क्या होता है 8th के बाद से आते हैं तो उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो पहले तो बात आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, वीडियोस जो होंगे आपको अल्टरनेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, मतलब एक दिन आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उस दिन पढ़िए पूरा और उस पर एक्सरसाइज लगाइए। और नेक्स्ट दिन आपको क्या होगा, अगर कोई डाउट है तो उस दिन आप डाउट पूछ सकते हैं इजिली, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबके पास है मेरा, और या तो लाइव आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी समय आप डाउट पूछ लीजिएगा, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि डाउट पूछेंगे सर ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको अगर डाउट होती है तो वो जरूर पूछेगा। क्लियर है। और हर चैप्टर के बाद मैं एक टेस्ट दूंगा आपका। ठीक, वो टेस्ट कैसा होगा ये भी समझ लीजिए, आपके मोबाइल पे ही होगा वो टेस्ट। मैं एक पेपर भेज दूंगा और जो एग्जामिनर होंगे वो आपके गार्जियंस होंगे। 1 घंटे का, आधे घंटे का ऐसा कुछ टेस्ट होगा। ठीक, वो गार्जियंस ही आपके मतलब एग्जामिनर होंगे, एग्जामिन करेंगे और मैं आपकी कॉपी को आप जो भेजेंगे उसको मैं चेक करके आपको नंबर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नंबर सिस्टम। देखो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में क्लास 8th में, क्लास 7th में, इन सारी जगह पे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, थोड़े बहुत फैमिलियर आप भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं लैंग्वेज बाइलिंगुअल यूज करूंगा क्योंकि कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और कुछ ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है। तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल यूज होगा ताकि हमारी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है लैंग्वेज के बारे में तो वो आप इजिली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखो नंबर सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी क्राइटेरिया में है। अब हमारे कोर्स में क्या है, एक छोटा सा चैप्टर दे दिया और उसमें नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अगर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे आप जाके कंपटीशन दोगे 12th तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आगे कंपटीशन दोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, उसमें दिक्कत ये आएगी कि नंबर सिस्टम जो आपका बेसिक रहेगा वहीं से वो एडवांस के क्वेश्चन बनाएगा, आईआईटी के क्वेश्चन बनाएगा। और दिक्कत वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं नंबर सिस्टम तो केवल 9th में दिया हुआ है, बस इतना ही है। लेकिन नंबर सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है, बहुत बड़ा है। तो मैं कोर्स के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें आपको डिस्कशन करूंगा लेक्चर्स में जिससे आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये मत बोलिएगा सर कि हमारे चैप्टर बस इतना ही दिया, हमको इतना ही पढ़ना है। आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ उसमें घटने वाला नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो क्लास 8th वगैरह में पढ़े थे नंबर सिस्टम होता क्या था। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या वहां पढ़े थे, एक लाइन होती थी। ठीक है, अब उस लाइन पे बीच में क्या होता था, एक जीरो होता था। डिनोट करने के लिए हम जीरो लिख लेते थे। और जीरो के राइट में अगर जाते थे तो राइट में जाने पे हमको सारी वैल्यूज कैसी मिलती थी, पॉजिटिव मिलती थी। और जीरो के लेफ्ट में जाते थे तो सारी वैल्यूज कैसे मिलती थी, निगेटिव मिलती थी। यानी राइट में जा रहे हैं तो सारी वैल्यू को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, और लेफ्ट में जा रहा हूं तो सारी वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, निगेटिव कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से कहीं भी जा सकता है क्योंकि हम लोग को नंबर्स के बारे में फिक्स तो है नहीं कि नंबर्स का अंत कहाँ पे, एंड कहाँ पे है, ये आपको कंफर्म है क्या, नहीं। तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनिटी पॉइंट हमको पता होता है क्या? अगर इन्फिनिटी पता होता तो हमारा कैलकुलेशन क्या होता, कई चीजें हमको और मैथ्स में आ जाती। लेकिन आज तक इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है कि वो लास्ट नंबर कौन सा होना चाहिए। क्लियर। और अगर हम इधर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, ये सारी चीजें क्या होगी, माइनस होगी एंड सो ऑन। ठीक, अब क्या यहाँ पे 1 2 3 ही दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। 1/2 भी दिखाएंगे, 3/2 भी दिखाते थे आप प्रीवियस क्लासेस में। आप क्या करते थे, 1/2 भी दिखा देते थे। तो 1/2 क्या होता था, इसके बीच में आता था। 2 और 3 के बीच में आप दिखा सकते हैं कोई नंबर, यानी रेशियो भी नंबर दिखाते थे और कैसे दिखाते थे, नॉर्मल नंबर भी दिखाते थे। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो एक रियल लाइन हम लोग पढ़े थे अर्लियर क्लास में और उसमें नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे चीजें क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आपको आती होंगी पहले से और कुछ चीजें आपको नहीं सीखनी है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक, चले आगे। ठीक है,
चलो, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नंबर्स की टाइप समझेंगे। क्या समझेंगे? नंबर्स के टाइप ऑफ नंबर्स। कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, देखो थोड़ी सी तुम्हारे लेवल से थोड़ी सी बड़ी बात बता रहा हूं, पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि काम आने वाला है। तो नंबर देखो, जब भी नंबर का क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जब टाइप डिसाइड होता है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में, ठीक। एक रियल नंबर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। क्या? इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा आपसे क्लास 10th के बाद, क्योंकि अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए इस पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर को चर्चा हम लोग बाद में किया जाएगा, इस पे डिस्कशन बाद में करते हैं। रियल नंबर पे डिस्कशन आज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी नंबर होते हैं वो दो नंबर का सम होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना है और समझना है। इसको नोट करिए, फिर पॉज करके दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलो, यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। कुछ ऐसा था भी नहीं जो समझ में ना आए। तो अब हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स को मैंने बोला एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में बात करना है, इमेजिनरी के बारे में अभी बात नहीं करना है। रियल के बारे में बात करना है तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसको देखिएगा ध्यान से। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मेन बात यही होती है मैथ्स में कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ हायर लेवल तक के मैथ्स आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको हमेशा मैथ्स में प्रॉब्लम होगी। यही रीजन है कि बच्चा बोलता है सर मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रही है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ये हमेशा दिक्कत आपके सामने आएगी। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्योंकि इसका हमको कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि एक ऐसा नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर। ओके, कोई दिक्कत? एक ऐसा नंबर जो कि 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1। अब देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको होल नंबर। क्या लिख दे रहा हूं? होल नंबर, ठीक है। दैट इज कैपिटल W। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता था। होल नंबर की बात की तो उसमें एक एडिशन आ गया। उसमें एडिशन में क्या आया? मतलब एक नंबर और एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या हो गया? 0 हो गया। जो होल नंबर होगा दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। उसके बाद होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं उसको कहीं कहीं पे जेड से रिप्रेजेंट करता है और कहीं कहीं पे आई से रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, अगर जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है तब भी आपका क्या है? इंटीजर है, और अगर आई से रिप्रेजेंट कर रहा है तब भी क्या है? इंटीजर है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां भी जेड और आई दिखाई दे इसका मतलब दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ ऑफ द नंबर्स इंक्लूडेड 0, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है और 0 भी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटीजर्स, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी प्लस का 1 आएगा तो माइनस का 1 भी आएगा, प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2 भी आएगा, प्लस का 3 आएगा तो माइनस का 3 भी आएगा, प्लस का 4 आएगा माइनस का 4 भी आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी क्या होगी? चलती रहेगी, रनिंग प्रोसेस में रहेगी, ठीक है। तो क्या हो गया? प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्लस माइनस 2 एक साथ लिखने का? कि पॉजिटिव 1 भी निगेटिव 1 भी, प्लस माइनस 2 लिखने का पॉजिटिव 2 भी निगेटिव 2 भी, प्लस माइनस 3 का मतलब पॉजिटिव 3 भी निगेटिव 3 भी, एंड सो ऑन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या 0 इज अ इंटीजर? इज 0 इज अ इंटीजर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 0 भी क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी 0 भी इंक्लूड होगा। अब 0 के आगे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, है क्या मतलब? नहीं। तो 0 के आगे प्लस माइनस लगे या ना लगे वो हमेशा 0 ही होगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी किसी भी कंडीशन में। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया आपका, क्या हो गया? होल नंबर हो गया आपका, क्या हो गया? इंटीजर हो गया।
इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ू। इसको नोट कर लीजिए आप। अब चलिए आते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ है किस पे आते हैं, रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर ये हमारे पहले एक्सरसाइज में यही सारी चीज निकालनी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर किसी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को पहली एक्सरसाइज में सीखनी है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं ये सीख लीजिए। रेशनल नंबर वो होते हैं अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट in the form of P by Q। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, where P and Q are integers, जहां P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, and Q is not equal to 0। ध्यान देखो, मैंने लिख तो दिया, अब समझा भी दे रहा हूं कि एक ऐसा नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी उसको रेशियो के फॉर्म में 1/2, 2/3, 3/4, 5/7 इस फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं 1/2, 3/4, कोई नंबर सोचो जो कि रेशियो के फॉर्म में हो, 181/16, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। याद रखना क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी इंटीजर्स है तो माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, माइनस का 5/7 भी आ सकता है, यह भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। P और Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q की वैल्यू किसी भी केस में अगर 0 हो गई तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। याद रखना, जिस दिन Q 0 हो गया उसकी भी कहानी बता रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखना, पूरा दिमाग लगा के। जहां पे Q की वैल्यू 0 हो गई वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। ठीक, तो अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर द इंटीजर, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। ठीक है, चलो तो एक चीज बताओ, जो मैंने यहाँ बताया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो गया रेशनल नंबर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, सर 0 से किसी नंबर में डिवाइड हुआ, किसी नंबर से 0 में डिवाइड हुआ, तो ये थोड़ी कहानी क्लियर नहीं हो पाती, उसको आज ही क्लियर कर लीजिए हमेशा के लिए। देखो, अगर कोई भी नंबर लिखा है, एनी नंबर, दुनिया का कोई नंबर, और अपॉन में 0 है, दुनिया का कोई भी नंबर लिखा है, एनी नंबर, और अपॉन में जिस दिन 0 आ गया उसके, तो वो हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अलग से बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में इन सब की जरूरत पड़ेगी। कोई भी नंबर अपॉन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 इन्फिनिटी, 3/0 इन्फिनिटी। ठीक है, और 1001/0 इन्फिनिटी, 1,00,000/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 करोड़ अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद का मतलब एक हमारे पास ड्रॉबैक है जिसको आज तक नहीं सॉल्व किया जा सका, मैथ्स में आज तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। इस पे कोई रिसर्च चल रहे हैं लेकिन अभी तक इसको बारे में खोज नहीं हुई है कि सर आपने बोला एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है सही है, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर एनी नंबर अपॉन यानी 0/0 भी तो इन्फिनिटी होना चाहिए। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि 0/0 का आज तक कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है। लोग इस पे मैथमेटिशियन बहुत बड़े बड़े हैं, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं कि इसकी कुछ वैल्यू आ सके, लेकिन आज तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। इसलिए 0/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई केस नहीं मानते हैं, और 0/0 को कंसीडर मैथ्स में नहीं किया जाता है आपके 10th लेवल तक। 11th लेवल में मैं बताऊंगा इसको कैसे कंसीडर करना है और कैसे इस पे क्वेश्चन डाउट क्लियर करने हैं। बस आपके लिए क्या दिमाग बैठाना है, अभी आप 9th क्लास में है, बहुत ज्यादा ऊपर की चीज बता दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। बस इतना समझिए, एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन इस एनी नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन 0/any नंबर, 0/any नंबर इक्वल टू 0, 0 में किसी भी नंबर, यहां भी एक्सेप्ट 0 होगा, यहां भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी दुनिया का नंबर इसके नीचे आ रहा है तो वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा, एक्सेप्ट 0। ठीक है, कोई दिक्कत।
नहीं, एनी नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी, जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल टू जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, ये चीज आपके दिमाग में बैठ ही रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। एक तीसरा पॉइंट भी आ रहा है ना, ठीक है, एक तीसरा पॉइंट कि आपके पास आ गया, क्या आ गया कि एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। ये सारे प्रूफ आपको पढ़ने हैं, ये सारे प्रूफ पढ़ने हैं, कहाँ पढ़ने हैं? क्लास 11 में पढ़ने हैं। अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी बस आपको इसको याद करिए, ठीक है, क्या समझिए, इसको लर्न करिए, अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए कि ये होता है एनी नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी, जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल टू जीरो, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये तीन चीज आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए, एकदम कसम खा लो, प्रॉमिस कर लो कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, पक्का ना? चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर क्लियर है, कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पे q की वैल्यू जीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर जीरो ना हो, और p और q कैसे हो? इंटीजर्स हो, डेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और एक होता है इररेशनल नंबर भी होता है, ठीक है, एक होता है इररेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूं इररेशनल नंबर, लेकिन इसकी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस पे जो चर्चा करेंगे, ये हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। पूरा सेकंड एक्सरसाइज इररेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन ही करना है आपको, वहीं पे इसमें सारी चीज समझनी है कि आखिर क्या होते हैं इररेशनल नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? रेशनल पढ़ लिए, और ये भी जान गए कि एक इरेशनल नंबर होता है कुछ, लेकिन इसके बारे में चर्चा हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। अब इतना याद रखो, रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इररेशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जहां पे Q लिखा हो दैट इज रेशनल नंबर, जहां पे Q डैश लिखा हो दैट इज इररेशनल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर याद रखना, रियल नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रियल नंबर की। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। जब भी रेशनल नंबर आएगा प्लस इररेशनल नंबर आएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? रियल नंबर होगा। यानी कि अगर मैं रेशनल नंबर को और इररेशनल नंबर को साथ साथ लिख देता हूं तो डेट इज कॉल्ड रियल नंबर। याद रखना, दिमाग में बैठा लो, सिंपल सी बात। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर में कॉम्बिनेशन आएगा रेशनल और इरेशनल का। जब रेशनल और इरेशनल एक साथ हो गए दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। कोई डाउट है, कोई शक है यहाँ तक? नहीं ना है? पक्का? तो इसको नोट करिए। रेशनल नंबर जो रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान देखो बोर्ड पे, ट्रू एंड फॉल्स बताना है यहाँ पे। ठीक, बताना है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहला पॉइंट क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू या फॉल्स है? सोच के बताओ, सोचो दिमाग में कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो, कह रहा है क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? ये कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होंगे, फॉल्स होगा। क्यों? ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? इसका रीजन भी देख लो कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? क्या सारे होल नंबर? मैं कह रहा हूं एक बॉक्स है, ठीक है, दोनों में रिलेशन निकालना है, एक में नेचुरल नंबर है, एक में होल नंबर है। क्या होल नंबर वाला पार्ट जो बॉक्स है वो नेचुरल नंबर वाले बॉक्स में फिट हो जाएगा? नहीं फिट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है। तो अगर वो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो डेट इज फॉल्स। कोई दिक्कत? अब इसको ध्यान देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, दैट इज ट्रू। क्यों होंगे? रीजन देखो, इंटीजर्स में क्या होता है? +-1 +-2 +-3 +-4 एंड 0 भी होता है। ठीक है, इंटीजर में। और कह रहा है क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? तो रेशनल नंबर में तो सारी चीजें आ गई। p/q, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? p/q। अब तुमको क्या ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं तभी तो सीखोगे। देखो रेशनल नंबर क्या होता है? p/q।
p/q का मतलब देखो क्या नंबर आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 5/7 भी आ सकता है, 8/9 भी आ सकता है, -3/2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। यानी ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को मैं क्या केवल 2 लिखूंगा तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा? केवल 2 लिख के छोड़ दे रहा हूं, 2, केवल 3 लिख के छोड़ दे रहा हूं, केवल -4 लिख के छोड़ दे रहा हूं, क्या रेशनल नंबर होगा? यस, दिस इज द रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज 2 जब लिखा होता है इसके नीचे ऑब्वियस होता है, इसके नीचे क्या लिखा है? 1। इसके नीचे क्या लिखा है? 1। इसके नीचे क्या लिखा है? 1। अगर कोई नंबर लिखा है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसके नीचे क्या होता है? छुपा होता है, 1 छुपा होता है वहां पे। तो इसलिए सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। कोई डाउट? क्लियर है? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो इधर, कह रहा है एक हेडिंग है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना हो। यही हमारी पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने हैं। तो 2 नंबर्स के बीच में अगर कोई एक रेशनल नंबर निकालना हो तब उसके लिए तरीका है। 2 नंबर्स के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए भी कई तरीके हैं। देखो यहाँ पे कई मेथड हैं, कई वे हैं इसको सॉल्व करने के। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी या तुम्हारे से अग्रवाल या आर डी शर्मा जिससे पढ़ते हो, जो हमारा बेसिक है, जो हमारा मतलब मान्य लेवल है, स्टैंडर्डाइज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। तो अगर 2 नंबर्स के बीच में केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो, यहाँ हेडिंग क्या लिखा हूं? फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 रेशनल नंबर मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1। मेरी बात समझना ध्यान से। यहाँ हेडिंग क्या लिखा हो? फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के बीच में आपसे कहीं पूछ सकता है एक रेशनल नंबर निकालो या एक से अधिक निकालो। एक से अधिक में, मोर देन 1 में 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको केवल और केवल एक रेशनल नंबर निकालना है तो दिमाग में एक सिंपल सी चीज बैठा लो। जब भी मान लो, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो तुम्हारे पास है 2/3 एंड 3/2। ठीक है, इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर, ओनली 1 रेशनल नंबर जब निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है? जब भी 2 नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर, 2 नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो, कितना? एक रेशनल नंबर निकालना हो तो दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2 करो। क्लियर है? जब इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम वगैरह आता है सॉल्व करने की? नहीं आता है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 3 2 जा 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 3 3 जा 9/2। ऊपर कितना आया? 13, नीचे आया 6/2। अच्छा, ये वाला 6 जो था वो किसका पार्ट था? ये 6 किसका पार्ट है? ऊपर वाले का। नीचे आएगा, आ जाएगा आंसर 13/12। 13/12 is the 1 rational number between what? Between this and this. तो याद रखना, जब 2 नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो सिंपल सी एक ही कहानी रहेगी। दोनों नंबर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? लेकिन यहाँ बात ये होती है, क्या सर मोर देन 1, एक से अधिक के लिए भी ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, एक से अधिक के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, वहां पे वो अप्लाई करना है। ठीक है, जब एक से अधिक रेशनल नंबर की बात होगी। पहले इसको नोट करो, फिर इस पे आते हैं। चलो ध्यान से देखो, ये चीज हो गई है। इसको अगर 2 नंबर्स के बीच में मोर देन 1 रेशनल नंबर निकालना, तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है। लिखा क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ध्यान से देखना, क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लूंगा 3/5 एंड क्या लिख लूंगा? 4/5। क्लियर है? कितने रेशनल नंबर निकालने हैं आपको? 5 निकालने हैं। तो एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं, समझिएगा। कितने निकालने हैं? 5। दिमाग में बैठ गया। अब सिंपल सी बात है, 5 जितना निकालना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 5 और 1 6, जितना निकालना है उसमें ऐड कर दीजिए 1, तो 5 1 6 हो गया। अगर 4 निकालना होता तो क्या करते? 4 + 1 = 5।
अगर 7 निकालना होता तो क्या करते, 7 + 1 = 8। अगर 10 निकालना होता तो 10 + 1 = 11। यानी जितने नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, जितने रेशनल नंबर किसी दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं, उसमें क्या करिए, जितने भी निकालने हैं, 7 तो +1, 8 तो +1, 5 तो +1, 2 तो +1, तो +1 करके लिख दिए। कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने में क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो मैंने 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ भी मैंने 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जो दो नंबर मुझे क्वेश्चन में दिए हुए थे। क्लियर? 6 कैसे आया? क्योंकि 5 निकालने थे, 5 + 1 6, 4 पूछता है तो 4 + 1 = 5। तो ये कितना हो गया, 18/30, और ये कितना हो गया दूसरा, 24/30। अब देखिए 18 और 24/30 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ध्यान से बस कुछ नहीं करना है। 18 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, ठीक यही तो था, इसके और इसके बीच में कितने नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी कि हम दो नंबर्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर पूछेगा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो अब क्या करते हैं, 5/7 और 9/11 के बीच में हम लोग कितने निकाले थे अभी तक, उसमें 5 निकाले थे, इसमें हम लोग मान लो कुछ भी 4 निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। उसमें क्या किए थे, 5 निकालने थे तो 5 + 1 = 6 कर दिए। नॉर्मली वो मेथड भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो स्कूल्स में टीचर्स करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, ये वाला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देना। इसमें क्या करते हैं, 5/7 और 9/11 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है। अब सिंपल सी बात क्या करते हैं, 9 और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 7 और 11। तो 7 and 11 एलसीएम और 7 and 11 कितना हो जाएगा, 77। 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 77। अब मुझे दोनों न्यूमरेटर में 77 बनाना है, याद रखना, दोनों डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 77 बनाना है। जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का वही मुझे दोनों ओर बनाना है। तो अगर मुझे दोनों ओर वही बनाना है तो डिनोमिनेटर में 77 कब आएगा, जब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 11 से करेंगे। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे तो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल होगा। एंड नीचे फिर 11 है, 77 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 7 हो गया। अच्छा 11 5 जा 55, 11 7 से करेंगे 77, एंड क्या हो गया 63, और क्या हो गया 77। अब देखो नीचे का बेस क्लियर हो गया। जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात किए क्यों, क्योंकि हमको क्या बनाना था, डिनोमिनेटर सेम बनाना था। डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। तो ये बताओ मुझे 55/77 के बाद क्या आएगा, 55 के बाद 56/77, 57/77, 58/77। ठीक, जितने भी निकालना हो, जैसे 4 बोला है तुम 4 से अधिक भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 59/77, 60/77, 61/77, 62/77, और लास्ट वाला क्या है 63/77। अब तुमको जितने भी निकालने हैं तुम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? वैसे मैक्सिमम आपसे 10 रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर या 9 या 8 इतना ही पूछता है, इससे ऊपर नहीं पूछता है। क्लियर है? बेसिक क्लियर हो गया। दूसरे वाले में क्या किया, वैसे मैं भी चाहूंगा कि आप यही वाला लगाओ। ठीक है, ये ज्यादातर हर जगह लगाया जाता है और हर जगह इसको मतलब क्या है, सर्टिफाइड है कि दो नंबर्स के बीच में अगर हम लोग को रेशनल नंबर मालूम करने होते हैं, कितने भी रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम 77 आ गया, यानी डिनोमिनेटर में ये समझ में आ गया कि दोनों जगह 77 बनाना है। अगर दोनों जगह 77 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 था, 77 लाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ा। यहाँ पे 11 था, 77 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ भी करेंगे। तो ये आ गया 55/77, ये आ गया 63/77। अब इसके बीच में तुम जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लगातार जो नंबर है जहां तक इसके पहले लिखते जाओ वही तुम्हारे क्या हो गए, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो गए। क्लियर है?
कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब यहाँ पे मैं आज लेक्चर खत्म करता हूँ। अगर आपको आपका पहला लेक्चर था, अगर कोई भी डाउट होता है पहले वीडियो देखिएगा 1 से 2 बार 3 बार पॉज करके, इसीलिए वीडियो आपके फोन में अपने आप उस ऐप में सेव हो जाएंगे। आपको कभी भी अपने लाइफ टाइम में कभी भी दिक्कत होगी किस टॉपिक पे, आप वीडियो खोलेंगे, आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखिए अच्छे से, पढ़ाई करिए अच्छे से, कोई डाउट है उसको क्लियर करिए और पूछिए, और एक्सरसाइज लगाइएगा, एक्सरसाइज 1 जो आपका है वो लगाइएगा। हाँ, अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास बुक नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको एनसीईआरटी और आर डी शर्मा की बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत? बस पढ़िए, सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। और फिर आगे क्लास चलते हैं। अब हम लोग मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? तब तक जो भी डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।